नमस्कार। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम आयनिक विलयनों की चालकता के मापन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता का प्रायोगिक मापन पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग लगा देते हैं। सबसे पहले आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। चालकत्व, चालकता, प्रतिरोध, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पहला लेक्चर देखें, क्योंकि पिछला लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चालकत्व क्या है, चालकता क्या है। इसीलिए इनके बारे में जानकारी के लिए आपको जस्ट इससे पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा और उसके बाद आप ये लेक्चर देखें। देखो, यदि आपने 12th बोर्ड एग्जाम 2026-27 की पढ़ाई अभी से शुरू कर दी है तो आपसे ज्यादा जागरूक कोई बच्चा नहीं होगा। कई बच्चों की ये धारणा रहती है कि इस बार सेशन अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो हम जून छुट्टियों तक कुछ नहीं पढ़ेंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बता दूं, मई में आपके 14, 15, 16 मई को पहला टेस्ट होने वाला है और अगस्त में आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा। अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे। जो बच्चे अभी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं उनको बोर्ड परीक्षा तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा और वो बोर्ड एग्जाम से पहले अपना 100% सिलेबस कर लेंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब देखो, आज के इस परसेंटेज के युग में परसेंटेज बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन जब बच्चे कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर वो कंपटीशन एग्जाम को पास तक नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि बच्चे रटकर परसेंटेज बनाने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि परसेंटेज बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप परसेंटेज बनाए, लेकिन साथ ही साथ आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको समझे। क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप लंबी रेस नहीं जीत सकते। शुरू करते हैं हम आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। देखो, चालकता का मापन प्रतिरोध द्वारा किया जाता है और हमें पता है चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन प्रतिरोध ज्ञात करके किया जाता है और हमें पता है प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। लेकिन प्रतिरोध के मापन में दो प्रमुख समस्याएं आती है। यदि हम दिष्ट धारा का प्रयोग कर लें तो दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन के कारण आयनिक विलयन की सांद्रता बदल जाती है। तो इसका निवारण करने के लिए हम डीसी की जगह एसी का उपयोग करते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हम विलयन ले रहे हैं तो विलयनों को धात्विक चालकों की तरह हम सीधा तार से नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हम विशेष प्रकार के सेल, जिसको चालकता सेल कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज हम लिखते हैं, फिर एक एक करके हम इसको समझते जाएंगे। तो आयनिक विलयनों की जो चालकता है, चालकता का मापन प्रतिरोध ज्ञात करके किया जाता है। और जो प्रतिरोध है ये किसे मापेंगे हम? व्हीटस्टोन ब्रिज से। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। जो प्रतिरोध हम माप रहे हैं उसमें दो हम बदलाव कर रहे हैं। प्रतिरोध मापन के लिए पहला हम क्या कर रहे हैं, दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कर रहे हैं और संसूचक के रूप में
गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का उपयोग करते हैं। तो पहला विद्युत धारा, डायरेक्ट करंट, इसको हम डीसी भी बोलते हैं, की जगह प्रत्यावर्ती धारा जो घरों में आती है, लाइट, अल्टरनेट करंट, का उपयोग करते हैं। वह संसूचक का काम होता है, वो हमें बताता है कि जैसे गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी समाप्त आता है, और जो हेडफोन है वो हमें क्या बताएंगे कि कब आवाज ज्यादा आ रही, कब आवाज कम आ रही। वह संसूचक, ये इंडिकेटर होते हैं जो हमें सूचना देते हैं के रूप में गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का उपयोग या प्रयोग करते हैं। सेकेंड, हेडफोन जैसे हमें मोबाइल में सुनने वाले हेडफोन होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में अलग होते हैं, उनमें भी साउंड आती है लेकिन गाने नहीं बजते। सेकेंड, क्योंकि ये विलियन है, इनको सीधा चालित तार से नहीं जोड़ सकते, तो विलियन को विशेष प्रकार के सेल, जिसको हम बोलते हैं चालकता सेल, उसमें लेते हैं और चालकता सेल को फिर तार की सहायता से जोड़ देते हैं। अब ये चालकता सेल क्या होता है, चालकता सेल में प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो, दो प्रकार के चालकता सेल में बना रहा हूं। यहाँ प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड हैं, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और फिर ये कनेक्टिंग वायर है। ये प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड है, इनके ऊपर प्लेटिनम प्लेट का लेपन होता है। प्लेटिनम प्लेट क्या होता है, प्लेटिनम प्लेट सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको या तो विद्युत रासायनिक विधि द्वारा या प्लेटिनम लवण के अपचयन द्वारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो आप यूं सोच लें कि ये जैसे प्लेट, ये मेरी, ये भतली का पार्ट जो है पीछे वाला, ये मान लो आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लेटिनम के कण चिपके हुए होते हैं। तो ये पार्ट जो है अपना, ये वाला और ये क्या है, इसको यूं कर देते हैं प्लेटिनिकल, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनिकल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये आपको पता ही है संयोजक तार, यहां से हम इसको परिपथ से जोड़ सकते हैं। एक ऐसा आता है, एक चालकता सेल ऐसा भी आता है। ये प्लेटिनिकल प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन, और ये संयोजक तार। तो ये आपके संयोजक तार है, और ये जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये क्या है, प्लेटिनिकल इलेक्ट्रोड। और इसमें हम विलियन ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे विलियन। तो विलियन को हम इन चालकता सेल में ले लेते हैं। अब बात करते हैं चालकता सेल क्या होता है, तो इसको डिटेल से ले लेते हैं। तो चालकता सेल क्या है,
इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें आप साथ साथ लिखते जाएंगे, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें प्लेटिनम ब्लेड का लेवल होता है। जिस आयनिक यौगिक की चालकता मापनी है, उस आयनिक विलयन को इस सेल में लिया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या है, L, और ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच की दूरी क्या है, L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, A। तो यहां पर एक फैक्टर आता है, उसको हम लेते हैं, और वो है सेल स्थिरांक, उसको हम बाद में लेंगे। अब देखो, हमने आयनिक विलयन को चालकता सेल में ले लिया, और फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध हम किससे ज्ञात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से। देखो, जो अज्ञात प्रतिरोध है जो हमने ज्ञात किया है, वो मान लो क्या है, आर। तो चालक तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध यूज करो, तो चालक जी बराबर हो जाएगा 1/r। तो विशिष्ट चालक तो या चालकता क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी, हमें पता है। देखो, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और रो बराबर क्या होता है, आर और ए गुणा हो जाएंगे, एल आ जाएगा नीचे, और चालक तो इसका युग्म होता है, तो अपने के पर क्या हो जाएगा, इसका युग्म में एल अपॉन ए गुणा आर, ये चालक तो हो जाएगी। अब एल अपॉन ए आगे क्या है, आर। 1/r क्या होता है, 1/r होता है ये रहा 1/r चालक। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि केपा बराबर एल अपॉन ए इंटू जी चालक। ये एल अपॉन ए क्या है, ये सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात है, इसको हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने चालकता हो गई जी स्टार इंटू जी। ये जी स्टार क्या है, सेल स्थिरांक, लिख देता हूं। अब यदि हमें सेल स्थिरांक का मान पता है, तो जी तो हमें पता है, जी कहां से ले लिया हमने, जो प्रतिरोध हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात किया उसका व्युत्क्रम ले लिया। आर हमें पता है, इसका व्युत्क्रम करते ही हमें जी मिल गया, चालक। तो अब हमें चालकता ज्ञात करने के लिए सेल स्थिरांक की वैल्यू चाहिए, तो ये सेल स्थिरांक क्या है, देखो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर पॉइंट पे आते हैं। सेल की लंबाई ए और एरिया ए का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल की लंबाई एल में ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो अपने सेल स्थिरांक क्या हो गया, जी स्टार, जी स्टार बराबर हो गया एल अपॉन ए। अब सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हम सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एल लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना एक तो आसान नहीं होता, और जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो
उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उत्पन्न होते हैं। तो एक तो ज्ञात करना आसान नहीं है, और जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो सही है या नहीं ये भी श्योर नहीं होते। तो ए का मान ज्ञात करना, ए सुविधाजनक में ए विश्वसनीय होता है। तो सही इस तरह कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां से हमें पता है कि केपा बराबर जी स्टार इंटू जी है, तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? देखो केपा बराबर जी स्टार इंटू जी, हमें चाहिए जी स्टार, तो जी स्टार बराबर हो जाएगा केपा अपॉन जी। ये जी केपा बराबर चला जाएगा, जी का मतलब 1 अपॉन जी, यानी ये हो जाएगा केपा इंटू 1 अपॉन जी। क्या होता है? आर। तो शेर इस तरह ज्ञात करने के लिए हमें एक तो चाहिए चालकता, एक चाहिए प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, सेल इस तरह ज्ञात करने के लिए ऐसा विलयन जिसकी चालकता हमें पहले से ही ज्ञात है, उस विलयन को चालकता सेल में लेकर हम क्या ज्ञात कर लेंगे? प्रतिरोध। तो अपने क्या मिल जाएगा? सेल इस तरह। तो सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए ऐसा विलयन जैसे चालकता हमें ज्ञात हो, ज्ञात चालकता वाले उस विलयन को हम किसमें लेंगे? चालकता सेल में। ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर उसे क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध। चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो केपा हमें पहले से पता है, हमने उसको ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में ले लिया, प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। केपा और प्रतिरोध को गुणा करो, सेल स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा, और फिर सेल स्थिरांक और चालक को गुणा करो, अपने मिल जाएगी केपा। और इसके लिए इसका उपयोग करते हैं, इसके लिए केसीएल विलयन का उपयोग करता है, जिसकी चालकता हमें पहले से पता होती है, उसको चालकता सेल में लेकर प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले केवल इंटर कन्वर्टेड हो रहे हैं। यदि आपको रो आर का फॉर्मूला पता है, आर बराबर रो एल इंटू एल अपॉन ए, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए ये अगर आपको पता है तो हमें पता है रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन ए। और चालकता रो का व्युत्क्रम होती है। इसको चालकता तो बोलते हैं, विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, लेकिन विशिष्ट चालकता की जगह वर्तमान में चालकता शब्द का उपयोग करते हैं। अब एक छोटा टर्म आता है मोलर चालकता, क्योंकि आगे में प्रायोगिक मापन करना है तो हमें मोलर चालकता के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। देखो मोलर चालकता क्या होती है? मोलर का मतलब होता है मोल। यदि हम 1 मोल वैद्युत अपव्यय को विलयन में घोले तो प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर से आ गया मोल, परिभाषा हो जाएगी 1 मोल वैद्युत अपव्यय को विलयन में घोलने पर प्राप्त आयनों की चालकता क्या कहलाएगी? मोलर। सपोज करो वैद्युत अपव्यय का 1 मोल VmL आयतन में घुला हुआ है, इसी को मान रहे हैं, माना कि वैद्युत अपव्यय शॉर्ट में लिख देते हैं, वैद्युत अपव्यय का 1 मोल VmL आयतन में घुला,
तो 1 ml विलियन का जो चालकत्व है वो उसकी चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी? देखो 1 मोल, वैसे तो पीडीएफ में बोला है, लेकिन 1 ml विलियन की जो चालकत्व है, कितने ml की? 1 ml विलियन का जो चालकत्व है वो उसकी चालकता कहलाती है। तो हम कहेंगे 1 ml विलियन का चालकत्व, और टोटल आइटम में कितना लिखा है? इंटू भी, आई थिंक सो गुणा करेंगे। तो मोलर चालकता लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगी 1 ml विलियन का चालक तो केपा है, तो केपा इंटू भी। अब यदि जो सांद्रता है वो मोल प्रति लीटर में ली जाए तो क्या हो जाएगा? लेमडा एम इक्वल टू केपा इंटू वी की जगह क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन ए। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर चालकता। या ऐसे लेमडा एम इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन सी। ये एम या सी क्या है? विलयन की सांद्रता। इस पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आया हुआ है। सांद्रता की वैल्यू दे दी जाती है, ये चालकता की वैल्यू दे दी जाती है, लेमडा एम पूछा जाता है, तो आप कर सकते हैं। अब देखो इसकी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट के लिए लेमडा एम इक्वल टू के पार, इसका मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नीचे सांद्रता, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर, तो मोल लीटर आएगा, प्रति लीटर ऊपर आएगा। लीटर क्या होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर आयतन, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब मीटर इनवर्स से कट जाएगा, बचेगा क्या? देखो मात्रा हो जाएगा, यहाँ बचा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, मोल पर आएगा मोल, एक हो जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स को बोलेंगे सीमेंस, मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया अपने मोलर चालकता का मात्रक। तो अगर हम चालकता ज्ञात करना चाहें तो हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर प्रतिरोध को चालकता में बदल लिया जाता है। चालकता ज्ञात करने के लिए हमें शेल स्थिरांक पता होना चाहिए। शेल स्थिरांक के लिए हम ऐसा विलयन जिसकी चालकता में ज्ञात हो उसको चालकता शेल में लेकर प्रतिरोध ज्ञात करके ज्ञात करते हैं। अब हम लेंगे चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता का प्रायोगिक मापन। बोर्ड इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स लिख पाए। अब हम लेते हैं चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता का प्रायोगिक मापन। हेडिंग लगा लेते हैं चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता का प्रैक्टिकली मेजरमेंट। हमें ये पता है कि जो चालकत्व है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। फिर चालकत्व को चालकता और मोलर चालकता में बदल लेते हैं। तो अगर हमें प्रतिरोध का मापन हो जाए तो प्रतिरोध को हम फिर चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रतिरोध का मापन कैसे करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से। और अभी हमने कहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम डीसी की जगह एसी का यूज करते हैं, संसूचक के रूप में हेडफोन का यूज करते हैं, और विलयन को चालकता सेल में लिया जाता है। इस प्रकार जो उपकरण बनता है उसको हम बोलते हैं चालकता मापी या चालकता ब्रिज। तो देखो इसी को हम नोट कर रहे हैं, जो चीज हमने अभी पढ़ी है उसी को। जो चालक होता है वो प्रतिरोध का यूज होता है। वह प्रतिरोध कैसे मापेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा ज्ञात किया। अब
व्हीट स्टोन ब्रिज से जो प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क दिन मिल जाए, लाइट हो गया मार्कर। इस प्रतिरोध मापन में निष्ठ धारा डायरेक्ट करंट की जगह प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, संसूचक के रूप में हेड बॉन्ड, हेड बॉन्ड का उपयोग करते हैं और विजन को किसमें लेते हैं, चालकताशील तथा विलयन को चालकताशील में लिया जाता है। इस प्रकार जो एपरेटस बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, चालकता मापी या चालकता ब्रिज, चालकता मापी या चालकता ब्रिज कहलाता। अब देखो प्रतिरोध का मापन हम कैसे करेंगे, ये मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, फिर आपको एक तरीका और बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो इसमें हम सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं। ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पर हमने ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। फिर ये जुड़ा होता है कुंजी और विद्युत स्रोत से, ये माइनस और ये प्लस। ये R1 जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, और ये जो होता है ये होता है अज्ञात। ठीक है, यहाँ पर हम चालकता सेल को जोड़ लेते हैं, जिस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको चालकता सेल में जोड़कर यहाँ पर हम चालकता सेल को जोड़ लेते हैं, है क्या। यहाँ पर इन दोनों कनेक्शन से चालकता सेल जुड़ जाएगा। अब जब संतुलन की अवस्था होती है उस अवस्था में देखो, जब संतुलन की अवस्था होती है तब R1 अपॉन R3 बराबर हो जाता है R2 अपॉन R4 के। हमें R2 चाहिए अज्ञात प्रतिरोध, तो R2 क्या हो जाएगा, R1 और R2 गुना हो जाएंगे और R3 कहां चला जाएगा नीचे। बुक में तो ये दिया हुआ है। अब दूसरा तरीका आपको बता था, संतुलन की अवस्था में ये हो जाए बराबर हो जाएगी, अज्ञात प्रतिरोध R2 हो जाएगा R1 इंटू R4 अपॉन R3। ठीक है, अब दूसरा जो है एक तरीका और वो मैं बता देता हूँ, वो आपके और डिटेल समझ में आ जाएगा। ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी के बीच में यहाँ हम लेते हैं मानक प्रतिरोध R,
और ये बी और सी के बीच में यहाँ हम लेते हैं अज्ञात प्रतिरोध, और उस अज्ञात प्रतिरोध को हम किससे जोड़ देते हैं, चालकता से। तो इलेक्ट्रोड है, और जिस विलियम की प्रतिरोध हमें ज्ञात करना उसको हम इसमें ले लेते हैं। यहाँ पर सर्पिल कुंजी की सहायता से हेडफोन जुड़ा होता है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी। ठीक है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ए और बी के बीच में क्या है, ये जो आर है ये मानक प्रतिरोध है जो हमें ज्ञात है। और बी और सी के बीच में क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तथा बी व सी के बीच अज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने सर्किल कुंजी से हेडफोन जुड़ा हुआ है, हेडफोन को कान में डाल लिया है, और आगे क्या है, जो कि ऐसे मार्कर जैसी छोटी सी होती है, आगे लोहे का भाग होता है। उस जोकी को इस प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के तार पर हम रगड़ते हैं। हेडफोन में आवाज आ रही है, धीरे धीरे रगड़ते जा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब संतुलन की अवस्था आएगी, तब संतुलन की अवस्था में हेडफोन में न्यूनतम आवाज सुनाई देती है। अब मान लो हेडफोन में जब न्यूनतम आवाज सुनाई देती है तो वो बिंदु है टी। तो इसी को मेंशन कर रहा हूं, चालकता मापी में संतुलन की अवस्था में न्यूनतम आवाज सुनाई देती है। हेडफोन में आवाज आ रही है, जब हमें लगता है कि आवाज सबसे न्यून है तो उसको हम कह देंगे ये संतुलन की अवस्था है। और वो मान लो बिंदु जो डी है उस पर न्यूनतम आवाज आती है। तो यहाँ पर मीटर स्केल लगी हुई होती है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के तार के नीचे मीटर स्केल है, और मीटर स्केल की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये एडी दूरी कितनी है। अब जो ये ए से नेगेटिव दूरी है एडी, क्योंकि संतुलन की अवस्था है, ये समानुपाती हो जाएगी मानक प्रतिरोध की, एडी समानुपाती आर। ऐसे ही जो डी से सी की दूरी है ये किसके समानुपाती हो जाएगी, अज्ञात प्रतिरोध के। तो डी सी समानुपाती हो जाएगी अज्ञात प्रतिरोध एक्स के। यहाँ पे संतुलन की अवस्था में R2 अपॉन R4 इक्वल हो जाएगी R1 अपॉन R3। तो यहाँ भी ये जो दूरी AD है ये R के समानुपाती हो जाएगी, दूरी DC है वो X अज्ञात प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगी। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, तो AD बटा हो जाएगा DC बराबर R बटा X। AD बटा DC बराबर R बटा X हो जाएगा। हमें चाहिए X, तो X अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा, देखो DC को R से गुणा कर लो, DC गुणा R कैसे गुणा हो जाएगा, तो AD कहां चला जाएगा, X क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। अब हमें प्रतिरोध प्राप्त हो गया, तो चालक बल क्या होगा, G बराबर 1/x। तो चालकता क्या होगी, चालकता बराबर हो जाएगी केपा बराबर G इंटू G स्टार, यानी चालक इंटू सेल स्थिरांक। मोलर चालकता क्या हो जाएगी, लैम्डा m इक्वल टू केपा इंटू 1000 अपॉन सी। सी यहाँ क्या है, विलयन की सांद्रता। तो यदि हमें प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो प्रतिरोध से हम चालकता मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात किया है, डीसी की जगह एसी का उपयोग किया, संसूचक के रूप में हेडफोन का उपयोग हमने गैल्वेनोमीटर के स्थान पर किया है।
और जिस विलेन का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमने चालकता सेल में ले लिया। ये बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ से ये जो दो तार हैं निकले हुए कनेक्शन के लिए, इसको हम चालकता सेल से जोड़ देते हैं। जिस विलेन का प्रतिरोध ज्ञात करना उसको चालकता सेल में लेकर चालकता सेल को यहाँ से जोड़ देंगे। जब संतुलन की अवस्था आएगी तो R2/R1 इक्वल टू हो जाएंगे R1/R3। हमें चाहिए अज्ञात प्रतिरोध R2, ये हो जाएगा R1/R3। ये दूसरा तरीका चालकता मापी यहाँ लिया है। इसमें A और B के बीच में मानक प्रतिरोध R, B और C के मध्य अज्ञात प्रतिरोध X जुड़ा हुआ है, और बिंदु B से D के बीच में ये एक सर्पिल कुंजी है जिसकी सहायता से हेड कोण, ये सर्पिल कुंजी है जिसकी सहायता से हेड कोण किसके बीच में जुड़ा हुआ, B और D के बीच में जुड़ा हुआ है। अब हेड कोण को कान में डालकर हम जोगी को इस प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के तार में से रगड़ते हैं। रगड़ने पर जब हेड कोण में न्यूनतम आवाज सुनाई देती है तो उसको हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था। और चालकता मापी में संतुलन की अवस्था में जब न्यूनतम आवाज सुनाई देती है तो हम कहेंगे वो संतुलन बिंदु है। मान लो डी बिंदु पर न्यूनतम आवाज सुनाई देती है तो हम कहेंगे ये न्यूनतम आवाज वाला बिंदु कौन है, डी पर संतुलन की अवस्था प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आर जब संतुलन की अवस्था होगी तो मानक प्रतिरोध आर एडी के समानुपाती होगा, अज्ञात प्रतिरोध एक्स दूरी डीसी के समानुपाती होगा। और फिर हम अज्ञात प्रतिरोध को चालकता और मोलर चालकता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है कि हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। प्रतिरोध याद कर लो और प्रतिरोध फिर चालकता मोलर चालकता में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर अपने चालकता और मोलर चालकता का प्रायोगिक मापन यानी आयनिक विलयनों की चालकता का मापन वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालकता व मोलर चालकता का तनुता पर प्रभाव पढ़ेंगे। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।